आपको कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं, 500 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और 20 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर आपको ना अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ठीक से लिखोगे तो। अभी तक जो हमने किए ना वो छोटे क्वेश्चन है, 12 मार्क्स या 6 मार्क्स के, इस तरह से जो शॉर्ट नोट आए हैं, बट यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का है तो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ना आपको 1 2 3 4 5 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगी, ओके। सारे नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट देखो, एक तो है डिस्कस द वाइफ ऑफ बाथ। देखो ये मैंने तब भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शॉर्ट नोट में भी आया हुआ था और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया, ठीक है। उसके बाद है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्पेंसर्स एलेक्स 7th, ओके। फिर ये देखो फोस्टर्स का भी आ गया फिर से यहाँ पर, ठीक है। एंड मैकबेथ भी आ गया। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन जॉन डेंस पोएटिक सेंसिबिलिटी। तो ये सारे मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। मैं इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ ताकि तैयारी तुम्हारी अच्छे से हो जाए, ओके। और अगर वीडियोस ठीक लग रही हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर। अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये तो तुम समझ ही गए हो, 500 वर्ड्स में लिखना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला, कोई 3 करने हैं। तो पहला मैं यही कर रही हूँ, डिस्कस द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग एज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। कि ये जो राइटिंग थी वाइफ ऑफ बाथ की, जो प्रस्तावना थी, प्रोलॉग था, इसको एक सोशल क्रिटिसिज्म के बारे में आप इसको एज ए एग्जाम्पल लेकर इसको डिस्कस करना है कि कैसे ये सोशल क्रिटिसिज्म था, एक सामाजिक आलोचना के रूप में उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है या किया गया है इसमें। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो इसका मैं अगर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ ये जो लाइंस हैं या ये जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जोफ्री चौसर्स की जो कैंटरबरी टेल्स में ये कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग, ओके। सो इसके बारे में क्या है कि इट सर्व्स अ पावरफुल सोशल क्रिटिक पेट्रियार्चरी ऑफ मेडिवल एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर, मैरिज एंड अथॉरिटी, ओके। थोड़ा सा ये बता देना। और द कैरेक्टर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, जो कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ, एलिसन ऑफर्स अ सबवर्सिव, आप बोल सकते हो, कमेंट्री ऑन द वेज वुमेन वर ट्रीटेड इन हर सोसाइटी। ये वो इस तरह से कि लेडीज़ को किस तरह से उस टाइम जो समाज में किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, और जो एक पुरुष प्रधान जो समाज था उसमें देयर सेक्सुअल ऑटोनॉमी, मैरिटल रोल्स और जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती थी औरतों के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्रिटिक ऑन जो पेट्रियार्चल नॉर्म्स, द क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्चल नॉर्म्स। सो जिसमें चौसर जो है, जो राइटर हैं, ही यूजेस द वाइफ ऑफ बाथ ऑफ टू क्रिटिक, आलोचना करने के लिए किस चीज़ की, द पेट्रियार्चल नॉर्म्स, जो एक पुरुष प्रधान समाज ने जो नॉर्म्स बना रखे थे लेडीज़ के लिए, उसको क्रिटिक करते हैं। एंड दैट गवर्नड नॉट जस्ट मैरिजेस बट ऑल्सो फीमेल ऑटोनॉमी, कि ये जो राइटर हैं वो इस चीज़ को भी यहाँ पर यूज़ करते हैं वाइफ ऑफ बाथ की जो क्रिटिक के बारे में को लेकर, कि वो एक पुरुष प्रधान समाज की जो धारणाएं बनी हुई हैं, वो धारणाएं जो सिर्फ शादी को ही नहीं, ऑल्सो जो फीमेल की जो अपनी ऑटोनॉमी है उसको भी जो है गवर्न करती है ये चीज़, उसके बारे में यहाँ पर बताया। हर मैरिजेस जो उसकी जो जितनी शादियाँ हुई हैं, फार फ्रॉम बीइंग एक्ट्स ऑफ सबमिशन, आर ऑल्सो प्रेजेंटेड एज स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस इन विच शी एक्टिवली सीक्स कंट्रोल एंड पावर। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है उसकी लाइफ में। एंड शी ऑल्सो फ्रीक्वेंटली मैनिपुलेट्स हर हस्बैंड्स यूजिंग हर सेक्सुअल पावर एज अ टूल टू गेट व्हाट शी वांट्स फ्रॉम मनी टू डोमिनेंस। इसके साथ साथ जो एलिसन है वो किस तरह से मतलब अपने अपने हस्बैंड को किस तरह से मैनिपुलेट करती है फ्रीक्वेंटली, आमतौर पर, और जो उसकी सेक्सुअल पावर है उसको वो एज ए टूल की तरह यूज़ करती है ताकि वो अपने हस्बैंड्स पर, उनकी मनी पर एक कंट्रोल कर सके और उनको डोमिनेट कर सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, मैरिज एज ए पावर स्ट्रगल। थ्रू आउट हर प्रोलॉग जो वाइफ हैं, वाइफ ऑफ बाथ स्पीक्स अबाउट हर मैरिजेस नॉट एट आइडियलाइज्ड रोमांटिक यूनियंस, कि वो अपनी शादी के बारे में मतलब पूरी इसमें थ्रू आउट इस जर्नी में पूरे में जो ये है इसके बारे में वो अपनी शादियों के बारे में तो बात करती हैं,
पर वो एक कोई आइडियलाइज्ड रोमांटिक यूनियन नहीं होता है, बट एज अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस वेयर पावर डायनामिक प्लेज अ सेंट्रल रोल। लेकिन वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करती है जहाँ पर पावर या फिर सत्ता बोल सकते हो, शक्ति बोलते हो, वो एक डायनामिक रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है यहाँ पर। और वो ये स्वीकार भी करती है अपने केस के बारे में कि जो मैरिज है इट्स इज़ एज मच अबाउट फाइनेंशियल एंड सोशल कंट्रोल एज इट इज़ अबाउट लव और कंपेनियनशिप। वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करती है। तो जो वाइफ ऑफ बाथ ऑल्सो एडमिट्स दैट शी मैरिड ओल्डर मैन फॉर देयर वेल्थ, कि यहाँ पर वो क्या है कि ओल्डर जो उससे उम्र में ज़्यादा बड़े लोग हैं उनसे भी शादी करती है जस्ट फॉर मनी। वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को, बट ऑल्सो क्रिटिसाइज दैम फॉर देयर फेलिंग इन द बेडरूम। ओके, तो शी सजेस्ट दैट मैन often uses marriages to assert their dominance, कि वो यहाँ पर ये भी बात स्वीकार करिए कि वो खुद तो डोमिनेट करना चाह रही है मैंस को फॉर देयर पावर और देयर मनी, ठीक है, बट वो यहाँ पर ये भी बात रख रही है, उस चीज़ को स्वीकार कर रही है कि जो मैन हैं दे आर ऑल्सो यूजेस मैरिजेस टू असर्ट देयर डोमिनेंस, कि जो पुरुष हैं वो भी अपनी डोमिनेंस को कायम रखने के लिए शादी करते हैं, बट शी फाइट्स बैक बाय डिमांडिंग कंट्रोल ओवर द रिलेशनशिप इन अदर वेज। बट जब एलिसन जब शादी करती है तो उसके बाद वो भी डिमांड करती है या उन चीज़ों के लिए लड़ती है ताकि वो भी रिलेशनशिप में उन चीज़ों पर कंट्रोल कर सके, इंक्लूडिंग बाय यूजिंग हर सेक्सुअल पावर नॉलेज। तो उस चीज़ में वो अपनी सेक्सुअल एबिलिटी को भी यूज़ कर लेती है। ओके, सो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे अथॉरिटी एंड प्राइड। ओके, सो एलिसन ऑल्सो टेल्स अबाउट इन अ डायरेक्ट क्रिटिक, क्या बोलती है कि जो मेल डोमिनेटेड रिलीजियस अथॉरिटी, मतलब कि शी ऑल्सो इंगेजेस इन अ डायरेक्ट क्रिटिक ऑफ मेल डोमिनेटेड रिलीजियस अथॉरिटी। जो रिलीजियस अथॉरिटी के बारे में भी वो थोड़ा सा बताती है। शी चैलेंजेस द बाइबिकल व्यू ऑफ मैरिज बाय कोटिंग स्क्रिप्चर सिलेक्टिवली टू जस्टिफाई हर मल्टीपल मैरिजेस एंड सेक्सुअल फ्रीडम। और इसमें थोड़ा सा आप बता देना कि दिस ऑल थिंग्स लाइक मैनिपुलेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट हाईलाइट्स द सोशल क्रिटिक सो चोचर इज़ मेकिंग थ्रू हर कैरेक्टर, है ना। तो वो क्या बताते हैं कि इस कैरेक्टर के ज़रिए जो चोचर हैं वो बताना चाहते हैं कि वुमेन्स वर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म द रिलीजियस नॉर्म्स दैट ऑफन हैड ऑप्रेसिव कॉन्सिक्वेंसेस, येट जो एलिसन ऑल्सो चैलेंजेस दिस नॉर्म्स इन हर ओन स्टाइल। एलिसन अपने तरीके से उन चीज़ों को टैकल करती है, हैंडल करती है। फोर्थ पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सेक्सुअलिटी एज एम्पावरमेंट। सो वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग इज ऑल्सो a direct critic of the way that society viewed female sexuality, कि जो वाइफ ऑफ बेथ है ये एक तरह से ना एक कैसे मतलब जो सोसाइटी है वो फीमेल सेक्सुअलिटी को कैसे देखता है वो भी बताने का मतलब बताया गया है इसमें, इस प्रोलॉग में। एंड वाइल वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन वर्जिनल मॉडेस्ट और सबमिसिव, मतलब कुछ होता है ना कि जब जो वुमेन शादी नहीं करना चाहती हैं जो, और इसमें द वाइफ ऑफ बाथ इज़ ओपनली सेक्सुअल, तो इसमें तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ओपनली बताई गई हैं। एंड पोस्टिंग ऑफ हर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस और मैनिपुलेटिंग ऑफ हर हस्बैंड फॉर प्लेजर एंड पावर। तो इसमें जो एलिसन है ना वो सारी चीज़ें यूज़ करती है अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, एंड फॉर कंट्रोल देयर पावर एंड अपने डोमिनेंस के लिए, ठीक है। तो वो इस चीज़ को यूज़ करती है और किस तरह से समाज उन जो एक फ़ीमेल की सेक्सुअलिटी को देखता है या यूज़ करता है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो शी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए रेडिकल ब्रेक फ्रॉम द आइडियलाइज्ड मेडिवल वुमेन, सबमिसिव, प्योर, पैसिव, है ना। एंड इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स शी ऑल्सो एम्बडीज एन एम्पावर्ड सेक्सुअलिटी लिबरेटेड वुमेन, मतलब सेक्सुअली लिबरेटेड वुमेन हु टेक्स वर्शिप ऑफ हर बॉडी एंड डिज़ायर्स। इसके साथ साथ वो एक ऐसी लेडी के रूप में भी अपने आप को एम्पावर कर लेती है जो एक सेक्सुअली रूप पर अपने आप को आज़ाद महसूस करती है और अपनी बॉडी जो उसका शरीर है उसकी क्या इच्छाएं हैं, मतलब उसकी अपने शारीरिक रूप की जो उसकी इच्छाएं डिज़ायर्स है उन चीज़ों को वो एक तरह से एम्पावर कर लेती है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि जेंडर डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, जेंडर डबल स्टैंडर्ड की जो बात होती है इसमें किस तरह से इस इश्यू को उठाया गया है उसके बारे में बता देंगे। तो वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग ऑल्सो पॉइंट्स
टू द डबल स्टैंडर्ड बिटवीन मैन एंड वुमन। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी। ठीक है, बार बार यही पॉइंट आ रहा है। वाइल मैन आर, मतलब इसमें कैसे बताया गया कि जहाँ पर जो आदमी है, जो मैन है, दे आर प्रेज्ड फॉर देयर सेक्सुअल कॉन्केस्ट एंड वुमेन लाइक द वाइफ ऑफ बाथ आर ऑफन vilified. So she bluntly acknowledged that society accepts women to be pure and chaste. But मतलब लेडीज़ जो हैं वो तो प्योर होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, सोशली एक्सेप्ट भी होनी चाहिए, मतलब जिसको समाज स्वीकार करता है। बट जो मैन हैं उनके लिए क्या है कि दे आर अलाउड फॉर मोर फ्रीडम टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स विदाउट रीअप्रोच। ठीक है, तो उनको तो इस तरह से फ्रीडम दी गई है, बट वुमेंस के लिए बहुत सारी बाउंड्रीज यहाँ पर बना के वहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं। सो इन दिस द वाइफ ऑफ बाथ शी कॉल्स अटेंशन टू द जेंडर्ड हिपोक्रेसी इन मेडिवल सोसाइटी। तो जो एलिसन है वो इसके साथ साथ जो मेडिवल टाइम में जो एक हिपोक्रेसी है मैन वुमेन की, जो सोसाइटी में जो एक हिपोक्रेटिक जो माहौल दिखाया गया है, उसको भी यहाँ पर वो उजागर करती है। ठीक है, 6 पॉइंट आएगा फेमिनिस्ट अंडरटोन्स के बारे में आप लिख देना। फेमिनिस्ट अंडरटोन्स, अब ये क्या होता है अंडरटोन्स? जो राइटर हैं या फिर जो एलिसन हैं, वो इसमें जो चौसर है, ही प्रेजेंट्स अ वुमन हु इन मैनी वेज सबवर्ट्स द सोशल स्ट्रक्चर दैट सीक्स टू डिफाइन हर। मतलब इसमें है कि जो राइटर हैं यहाँ पर चौसर जो है वो एलिसन को एक अलग तरीके से पेश करते हैं, जो पुरुष प्रधानता जो समाज में स्थापित थी उसको वो अपने तरीके से उसी समाज में रहते हुए खुद को डिफ़ाइन कैसे कर रही है, वो स्ट्रक्चर के बारे में बताया। कैसे करती है वो? बाय एम्ब्रेसिंग हर सेक्सुअलिटी एंड यूजिंग मैरिज एज अ मीन्स ऑफ पावर एंड सेल्फ असर्टन। और शी ऑल्सो चेंजेस द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन्स सबॉर्डिनेशन इन मेडिवल सोसाइटी। ओके, तो इस तरह से ये जो सोशल क्रिटिसिज्म था, ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं मैंने, इनको आप और अच्छे से डिफाइन करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखें। हाँ, इसके बाद आप कंक्लूजन ज़रूर लिखना। कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग, चौसर यूजेस द कैरेक्टर ऑफ एलिसन टू क्रिटिक मेडिवल सोसाइटल नॉर्म्स रिगार्डिंग जेंडर, मैरिज एंड अथॉरिटी। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्पेंसर्स 75। ओके, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो सोनेट था, ठीक है, सोनेट 75। सो इट्स रिटन बाय, किसने लिखा था? एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने लिखा था ये। It requires an analysis of both its thematic elements and its poetic structure. ठीक है, तो ये जो सोनेट है फ्रॉम स्पेंसर्स एमोरेटी सीक्वेंसेस, ओके, प्रेजेंट्स अ टेंडर एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, मोरालिटी एंड द पावर ऑफ पोएट्री। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो अगर मान लो मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो सोनेट है, द पोएट रिकाउंट्स द कन्वर्सेशन बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिमसेल्फ और हिज लवर। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन है। तो द स्पीकर जो इसमें जो बोल रहे हैं वो ही राइट्स हिज बिलविड्स नेम इन द सैंड। ओके, बट ईच टाइम ही द वेव्स कम, मतलब वो सैंड में अपनी जो लवर बिलविड का नाम लिखते हैं, बट हर टाइम जो वेव्स से लहरें आती हैं उसको मिटा देती हैं। हिज लवर रेस्पॉन्स सजेस्टिंग दैट दिस एक्ट इज़ फर्टाइल, कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये बहुत फर्टाइल है, बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इज़ ट्रांसिएंट एंड विल इवेंचुअली बी फॉरगॉटन। कि लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो परमानेंट नहीं है और इवेंचुअली जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, भुला दी जाती हैं। तो द स्पीकर ऑल्सो asserts that the eternal power of his poetry will immortalize their love, overcoming the revenges of time। कि जो उसकी जो पोइट्री की जो पावर है ना वो उस चीज़ को हमेशा के लिए जो इमोर्टलाइज, मतलब उसको इमोर्टल बना देगी आने वाले टाइम में। जो भी है, जो आने वाला टाइम है उसमें भी वो जो ये जो चीज़ें हैं प्यार के बारे में जो बातें करना,
तो ये जितने भी चीज़ें होंगी ना, ये वो अपनी कविताओं के ज़रिए उस चीज़ को अमर बना देंगे। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं इसमें। सो अगर इसको हम एनालाइज करें क्रिटिकली अगर इसको एनालाइज करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ट्रांसिएंस ऑफ लव एंड लाइफ। ठीक है, तो इसमें जो इस सोनेट में जो एक लाइफ का जो नेचर है, नेचर ऑफ लाइफ और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया गया है। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो लाइक द लवर पॉइंट्स आउट द फर्टाइलिटी ऑफ राइटिंग हर नेम इन द सैंड। मतलब जो उसकी जो बिलविड है वो जिस तरह से वो रेत में नाम लिखता है और जो लहरें जो हैं उसको मिटा देती हैं, तो दैट सिम्बोलाइजिंग द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स। ओके, सो दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ कॉमन रिसाइंसेंस preoccupation with mortality and the inevitable passage of time. So जो बेसिकली जो अपने लवर के ज़रिए जो पोइट जो है इसमें जो मैसेज देना चाहते हैं, जो लवर्स का जो व्यू ऑफ आइडिया है जो ह्यूमन अफेयर्स को देखने का, आर अल्टीमेटली इनसिग्निफिकेंट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ टाइम। यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम बताएंगे इसमें इमोर्टलिटी थ्रू पोएट्री। तो इसमें जो राइटर हैं वो किस तरह से इस चीज़ को रख रहे हैं उसके बारे में आप बता देना। थ्रू द पोइट्री, अपनी पोइट्री के ज़रिए वो किस तरह से उस चीज़ को अमर बनाना चाह रहे हैं। सो द पोइट काउंटर्स द लवर्स स्पेक्टिसिज्म। मतलब जो उसकी बिलविड बोल रही है ना कि ये सारी चीज़ें जो है परमानेंट नहीं है, मतलब एक तरह से जीवन की वो उन गतिविधियों को बता रही है, सार बताना चाह रही है कि जो भी हम चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो पोइट हैं वो अपनी पोइट्री के ज़रिए उस चीज़ को ना अमर किस तरह से बनाने की सोच रहे हैं कि जो पोइट्री जो है दैट ऑफर्स अ फॉर्म ऑफ इमोर्टलिटी। हाउ? तो स्पेंसर सजेस्ट दैट हिज वर्ड्स विल इमोर्टलाइज देयर लव बियॉन्ड डेथ। सो दिस आइडिया, जो आइडिया है ना दैट पोइट्री कैन डिफाई टाइम एंड डेथ इज सेंट्रल to Spencer's amority sequence as the poet seeks to immortalize his love and his own name through the written words। कि वो अपना नाम और जो उसका जो his own name through the written words और जो उसने राइटिंग करी है उसके ज़रिए वो अपने आप को इमोर्टलाइज करना चाह रहे हैं। सो दिस सोनेट रिफ्लेक्ट्स द रिनाइंसेंस बिलीफ इन द एंड्यूरिंग पावर ऑफ आर्ट। ओके, थर्ड पॉइंट लव्स ट्रिम्फ ओवर डेथ। इसमें आप लिखेंगे कि, चलो मैं लिख देती हूँ, लव्स ट्रिम्प ओवर डेथ। सो दिस अल्टीमेट थीम, ये जो थीम बताई गई है इसमें जब दोनों आपस में बात कर रहे हैं उसके साथ साथ किस तरह से वो एक अल्टीमेट थीम को भी जो बताना चाह रहे हैं, दैट ट्रिम्प ओवर लव ओवर डेथ। सो द पोएट्स बिलीव इन दिस पोएट्री एज अ फॉर्म ऑफ लास्टिंग रिमेम्बरेंस रिवील्स हिज फेथ दैट लव एंड आर्ट कैन ट्रांसेंड the inevitable erasures of time। okay, so ये जो sonnet है Spencer 75 that ends with a sense of optimism, एक आशावादी एक आशा के साथ, as the speaker envies his love and poetry enduring the eternity। okay, about mortality। फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। जो sonnet 75 is written in the traditional English, the Shakespearean sonnet from consisting of 14 lines with a rhyming scheme of, जो मैंने अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था जिसमें ए बी ये जो एक राइमिंग बनती है ना, सी डी ई एफ जी जी। सो दिस इंग्लिश सोनेट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ कंक्लूडिंग राइम्ड कपलेट। आप इससे बता सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि लैंग्वेज एंड इमेजिनरी के बारे में आप बता सकते हैं। टोन एंड वॉइस के बारे में थोड़ा सा लिख देना, tone and voice। So the tone of the poem moves from resigned acceptance of transience to a confident ascertain of love's endurance। So at the beginning of the poem, जो poem start होती है उसमें क्या होता है, the speaker's lover actually she expresses a kind of fatalism about the ephemeral nature of life। ठीक है, तो वो तो वास्तविकता को देख रही है ना चीज़ों को, which creates a melancholic mood। However, लेकिन जो स्पीकर है वो क्या कह रहे हैं कि जो स्पीकर्स वॉइस बिकम्स increasingly assertive as he declares the immortality of their love through his poetry। लेकिन इसके साथ साथ जो राइटर है वो
अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी राइटिंग के ज़रिए हमेशा अपने प्यार को जो है एक इमोटलाइज डिक्लेयर कर रहे हैं। सो द फाइनल कपलेट हैज़ एन एयर इन ट्रम्प। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना, इसको कंक्लूड करेंगे आप लास्ट में। तो स्पेंसर्स सोनेट 75 इज़ अ पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द थीम्स ऑफ लव, मोर्टेलिटी एंड द इमोटलाइजिंग पावर ऑफ आर्ट। Okay, so it also throughout its clear structure, rich imagery and philosophical reflection, the poem encapsulates Renaissance ideals about love, nature of time and the role of poet। इतना करके इसको कंक्लूड कर देना। ओके, नेक्स्ट करते हैं डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर्स एज ए मोर्टेलिटी प्ले। देखो ये जितने भी प्ले यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं करवा रही हूँ, इनको छोड़ना मत आप लोग। चलो सी कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसके बारे में। सो ये जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स, इट्स क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है। डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ कंसिडर्ड अ मोरालिटी प्ले। क्यों है? क्योंकि इस प्ले में ये जो प्ले है ये 3 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोरालिटी को फॉलो करता है, और जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, जो ईसाई वैल्यूज़ हैं या मूल्य हैं, उनका प्रचार करते हैं इसमें। तो बेसिक जो है इस चीज़ का डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले का ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सो इसके आप पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट वाइज अगर मैं बता दूं आपको, तो फर्स्ट लिखेंगे आप कन्फ्लिक्ट, साफ कर दें। सो यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैंने अभी लिखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, चॉइस और कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्फ्लिक्ट्स में आप लिखेंगे कि द फॉस्टर्स स्ट्रगल्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज एम्बिशन एंड कंसाइंस। मतलब वो अपनी इच्छाओं और जो महत्वाकांक्षाओं और जो उसकी विवेक बुद्धि है उसके बीच जो एक द्वंद्व चलता है, और अपने अच्छे और बुरे जो एविल्स, एंजल्स जो होते हैं, उनके बीच का जो टकराव है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर चॉइसेस के बारे में बता दे रहे हैं कि फॉस्टर्स चूजेस टू सेल हिज सोल टू द डेविल्स इन एक्सचेंज ऑफ अर्थली पावर्स। मतलब कि जो फॉस्टर्स है वो जो अर्थली पावर, मतलब सांसारिक शक्तियाँ जो होती हैं, शिक्षा हो गया, और जो सेटिस्फैक्शन के बदले में अपनी जो आत्मा है उसको जो है वो एविल्स को बेचने का एक विकल्प चुनता है, एक ऑप्शन के रूप में चुनता है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या होते हैं? तो फॉस्टर्स का जो एक सिलेक्शन होता है या जो उसकी चॉइस है, दैट लीड्स टू एन एटर्नल कर्स। ठीक है, एक एटर्नल कर्स की तरफ उसको लेके जाती है। कुछ और भी पॉइंट्स इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, तो द प्ले प्रीचेस क्रिश्चियन वैल्यूज़ लाइक ह्यूमिलिटी, फेथ एंड ओबीडियंस ऑफ गॉड्स लॉ। ठीक है, ये बता देंगे आप। फिर एंटी रिलीजन के बारे में थोड़ा सा बता देना इसमें। एंटी रिलीजन मतलब धर्म के खिलाफ। तो फॉस्टर स्टार्ट्स द प्ले बाय रिजेक्टिंग क्रिश्चियनिटी एंड टेकिंग इट इन ए नेगेटिव लाइट। मतलब जो फॉस्टर्स हैं वो जब ये प्ले स्टार्ट होता है ना, तो इसमें जो क्रिश्चियनिटी को है वो रिजेक्ट कर देता है और उसको एक नेगेटिव वे में लेके जाता है कि जो एक क्रिश्चियन वैल्यूज जो होती है ना उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा है डॉक्ट्राइन और ऑफ डोमिनेशन। इसमें आप बताएंगे दिस प्ले ऑल्सो परमिटेड by the doctrine of domination and the devil and the hell are omnipresent। मतलब कि जो एक जिसको बोलते हैं ना धिक्कारना किसी चीज़ को, तो जो नाटक है ना, ये जो नरक के जो सिद्धांत है या जो कुछ उनसे भरा पड़ा है, और जो शैतानियाँ और जो एक हेल की जो हर तरफ वो चीज़ें फैली हुई हैं, तो इस तरह से उसको यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। आप कुछ जो मेन पॉइंट है इनको मैं बता चुकी हूँ आपको। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता देना, चॉइसेस के बारे में बता देना। इसको पढ़ के अच्छे से जाना, इस पर ना कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। डी देख लेते हैं। सो डी है आपका, इज़ मैकबेथ अ विक्टिम ऑफ हिज ओन कैरेक्टर और सर्कमस्टेंसेस डिस्कस। कि जो मैकबेथ हैं क्या वो अपने कैरेक्टर, मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो क्या वो एक एज ए विक्टिम के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है प्ले में, या फिर उस जो परिस्थितियाँ हैं उसके परिस्थितियों के अनुसार वो एक विक्टिम बना, या फिर अपने मतलब खुद से उसका जो अपना एक चरित्र था उसकी वजह से जो एक अपने आप को विक्टिम बताया जा रहा है इसमें उसको, या फिर परिस्थितियों की वजह से वो
विक्टिम है, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है वो मैं फटाफट से बता देती हूँ आपको, उनको डिस्क्राइब कर लेना, इसको पढ़ के जाना। मैं ये दोनों पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना मत आप। ओके, तो इसमें आप लिखेंगे कि यस, जो मैकबेथ है वो एक जो है एक दुखद कैरेक्टर है ना, एक सैड जो है आप बता सकते हो कैरेक्टर है इसमें, जो अपने कैरेक्टर के लिए और जो परिस्थितियां हैं दोनों का ही शिकार है वो इसमें, कि दोनों ही वजह से वो एक विक्टिम बना है यहाँ पर। तो अगर आप कैरेक्टर के बारे में बताओगे, थोड़ा सा बता देना कि जो मैकबेथ है वो उसकी अपनी एक तो अनलिमिटेड जो महत्वाकांक्षाएं होती है जो उसके एक पतन का कारण बनती है ना, उसकी बहुत इच्छाएं बहुत है उसकी, मतलब अनियंत्रित, ठीक है। वो इतना महत्वाकांक्षी है कि अपनी जो उसकी अंतरात्मा को, मतलब उसको अगर और भी शीर्ष पर ले जाने के लिए ना, वो किसी का मर्डर करने से भी खुद को रोक नहीं पाता है, वो इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। लेकिन इतना मतलब वो एक ओबीडियंट भी है कि एक किसी का मतलब मर्डर करने के बाद में वो खुश नहीं रहता है, इतनी भी मतलब उसमें थोड़ी सी सेंसेस हैं कि वो या फिर आप बोल सकते हो कि उसको एज ए कॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड अगर परिस्थितियों के बारे में आप लिखेंगे तो क्या परिस्थितियाँ होती है जिसकी वजह से वो विक्टिम बन जाता है। तो मैकबेथ जो है वो जो विचेस होती हैं और लेडी मैकबेथ के उनको कंट्रोल करती हैं दोनों उसको। तो जितनी भी इसमें जो विचेस इंक्लूड हुई हैं जिनको दर्शाया गया है, तो उनके पास एक तो बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है, और उन शक्तियों का के विश्वास के इस्तेमाल से ही उस जो कार्य करने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। मतलब जो विचेस होती हैं, जिस तरह से परिस्थितियां बनती हैं और जो विचेस के ज़रिए वो उनका यूज़ करता है, या जो जितने भी जो चुड़ैले जिनको बोलते हैं वो उनको मैकबेथ को मजबूर कर देती हैं और उसका जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे झूठी भविष्यवाणियाँ सुनाती हैं, उसकी तारीफ़ करती हैं कि तुम ये हो जाओगे, तुम ये बन जाओगे। तो लेडी मैकबेथ जो हैं वो मैकबेथ की जो एक क्या बोलते हैं उसको, उसका कॉन्फिडेंस जो है और जो मैनहुड होता है उसके बारे में थोड़ा सा सवाल उठाती है, उसको मैनिपुलेट भी करती है बाय क्वेश्चनिंग हिज मैनहुड। तो कैरेक्टर तो उसका जो अपना कैरेक्टर था उसके बारे में लिख देना, जो भी आप पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, जो मैंने थोड़ा सा बता दिया। और सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियाँ बनती हैं उसकी वाइफ की वजह से, और जो विचेस होती हैं उनके साथ साथ वो सब मिलकर किस तरह से परिस्थितियाँ बनाती हैं कि वो एक विक्टिम जो है यहाँ पर साबित हो जाता है, ठीक है, ये लिख देना आप। फिर हम लास्ट कर लेते हैं, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन जॉन डेन्स पोएटिक सेंसिबिलिटी विद रेफरेंस टू एनी वन पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। तो आपके सिलेबस में जो भी जॉन डेन की जो भी कोई पोएम प्रेस्क्राइब्ड है ना, उसके बारे में आपको बताना है, पोएटिक सेंसिबिलिटी के बारे में विद रेफरेंस। ओके, तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा आपके सिलेबस में कौन कौन सी पोएम्स हैं जॉन डेन की जिसके बारे में आप कोई इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले तो देख लो कि पोएटिक सेंसिबिलिटी होती क्या है। तो इस एबिलिटी टू एक्सपीरियंस डीप फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस दैम इन ए सेंसिटिव और मूविंग वे, कि वो किस तरह से एक एबिलिटी है जो डीप फीलिंग्स और किस तरह से एक एक्सप्रेस करते हैं उन फीलिंग्स को इन ए सेंसिटिव और मूविंग में, मतलब सेंसिबली किस तरह से वो चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, वो एक तरीका है, वो एक क्षमता है, ठीक है। तो इसमें आप मल्टी सेंसरी परसेप्शन बता देना, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, लॉजिकल एंड इंट्यूटिव कनेक्शंस बता देना, ठीक है, फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, कौन कौन से राइट वर्ड यूज़ किए गए हैं, इमेजिनेशंस क्या क्या हैं जॉन डेन के, किस तरह से उसने इमेजिनरी चीज़ों को यूज़ किया है, एंड हाउ टू यूज़ इमेजिनेशन टू कनेक्ट आइडियाज़ इन एन एक्सपेक्टेड वेज। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का पेपर हो गया है यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।